नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज हम ले रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति है, उसकी प्रगति व परीक्षण के विभिन्न चरण कौन कौन से, कारण और उसकी शुरुआत के बाद में ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति है उसका काल मोटे मोटे रूप में 1789 से 1799 के मध्य रखा जाता है। 5 मई 1789 को जब एस्टेट जनरल की सभा बुलाई गई, उसी के साथ क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, जो विभिन्न चरणों से गुजरती हुई 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सत्ता अधिग्रहण के साथ समाप्त प्राय हो जाती है। फ्रांस के इस क्रांतिकारी दशक का अध्ययन है वो हम निम्नलिखित 3 चरणों में करेंगे। यानी फ्रांस की जो क्रांति की स्टडी है वो 3 चरणों के अंदर है। उसका जो प्रथम चरण है वो है राष्ट्रीय महासभा। क्रांति का प्रथम चरण जिसमें राष्ट्रीय महासभा का गठन होता है, और इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। यानी राजतंत्र तो रहता है, राजा का शासन क्रांति से पहले भी था और 1789 के बाद भी रहा, लेकिन वो राजतंत्र एक संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार राजतंत्र की स्थापना होती है। राष्ट्रीय महासभा यानी थर्ड एस्टेट जो बाद में राष्ट्रीय महासभा बनी और वो ही बाद में संविधान सभा के अंदर कन्वर्ट हो गई, ने फ्रांस में क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनकी चर्चा हम पहले चरण के अंदर क्या क्या हुआ वो करते हैं। सबसे पहली बात ये रही कि सामंतवाद, दास प्रथा एवं विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। यानी 4 अगस्त 1789 को संविधान सभा यानी राष्ट्रीय महासभा जो बाद में संविधान सभा बन गई, और यही राष्ट्रीय महासभा कौन सी थी? थर्ड एस्टेट। तो सामंतवाद, दास प्रथा और विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई इसके माध्यम से। तो संविधान सभा जिसमें बाद में अन्य एस्टेट जनरल के सदस्य भी शामिल हो गए थे, उसके द्वारा 4 अगस्त को, यानी ये डेट महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन की है, स्कूल लेक्चरर के, कॉलेज लेक्चरर के और अन्य कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की डेट्स पूछी जाती है। तो सामंतवाद, दास प्रथा एवं विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। 27 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इस दिन मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। इसके एक तरह से पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा एवं अधिकारों के विधेयक को ले सकते हैं और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा को ले सकते हैं। इसमें यह महत्वपूर्ण रूप से लिखा गया कि फ्रांस की क्रांति एक वैचारिक ही नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी है जो मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करती है। ये कहती है कि सभी मनुष्य अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं और रह रहे हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण थी कि व्यक्ति स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत संपत्ति है, सुरक्षा है, ये व्यक्ति के नैसर्गिक यानी मौलिक अधिकार है। अगली जो इसने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महासभा ने महत्वपूर्ण कार्य किया वो था फ्रांस में प्रशासनिक एकरूपता व स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। हमने देखा था कि फ्रांस कई भागों में विभाजित था और उनके बीच में तारतम्य नहीं था। राष्ट्रीय महासभा के द्वारा पुरातन व्यवस्था में जो व्यवस्था चली हुई थी, जो पेचीदगियां भरी थी, उनको समाप्त करके एक नवीन एकात्मक प्रशासनिक प्रणाली का गठन किया गया। फ्रांस को 83 भागों में बांटा गया जो क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से लगभग समान थे, और इन भागों को कैंटन्स और कम्यून्स में भी उपविभाजित किया गया। अगला काम हुआ राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ीकरण। राष्ट्रीय महासभा ने फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए। इस हेतु राष्ट्रीय शिक्षा है, राष्ट्रीय सैनिक सेवा है व राष्ट्रभक्ति के उत्सव है, इनका बड़े स्तर पर आयोजन किया गया। अगला इसने काम किया वित्तीय संकट का समाधान। राष्ट्रीय महासभा का कार्य फ्रांस को आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति से उबारना था। यह बिना किसी विशेष व्यवस्था के संभव नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय महासभा ने देखा कि चर्च के दिन फ्रांस की लगभग 1/5 भूमि है। राष्ट्रीय महासभा ने इस भूमि को जब्त कर अपने अधिकार में ले लिया और उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया। इस भूमि की सुरक्षा निधि के आधार पर राष्ट्रीय महासभा ने फ्रांस में कागजी मुद्रा जिसे आसियां
का प्रचलन किया और इस कागजी मुद्रा के प्रचलन ने फ्रांस को तात्कालिक वित्तीय संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला हम देखते हैं पादरी तंत्र का नागरिक संविधान, जो 12 जुलाई 1790 ईस्वी को जारी किया गया। राष्ट्रीय महासभा के द्वारा इसको इस दिन लागू किया गया, जिसके द्वारा फ्रांस के सभी धर्माधिकारी बिशप से लेकर पुरोहित तक एक नागरिक संगठन यानी सिविल बॉडी के अंतर्गत ले लिए गए। तदनुसार इनका चुनाव अब जनता द्वारा किया जाएगा, उन्हें वेतन राज्य की ओर से मिलेगा और विदेशी पोप से उनका संबंध है वो नाम मात्र का रह जाएगा। जो महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किया गया था वो था फ्रांस के संविधान का निर्माण। राष्ट्रीय महासभा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जो फ्रांस का एक लिखित संविधान बनाया और उसे 1791 में इसके द्वारा लागू किया गया। इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें थी वो ये थी कि एक तो शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी के बीच में शक्तियों को बांट दिया गया। यानी राजा के साथ के हाथ में जो पूरी शक्तियां थी उन शक्तियों का 3 भागों में विभाजन कर दिया गया। फ्रांस के नागरिकों को 2 भागों में बांटा गया, एक एक्टिव सिटीजन यानी सक्रिय नागरिक और दूसरे थे पैसिव सिटीजन यानी निष्क्रिय नागरिक। जो नागरिक एक निश्चित मात्रा में सरकार को टैक्स देते थे उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया और उनको सक्रिय नागरिक माना गया। जो सरकार को एक निश्चित मात्रा में कर नहीं देते थे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में इसमें माना गया। हालांकि राजा है वो इस संविधान के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसको संस्थानात्मक वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो का अधिकार है वो दिया गया। तो इस तरह से महत्वपूर्ण कार्य है वो प्रथम चरण में हुए। क्रांति का जो द्वितीय चरण है वो हम ले सकते हैं 1791 से 1795, जिसमें विधान निर्माण सभा एवं राष्ट्रीय सम्मेलन मुख्य रूप से है। इस पीरियड में क्या क्या काम हुआ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। यानी पहले चरण में क्या रहा, संवैधानिक राजतंत्र। दूसरे चरण में गणतंत्र यानी राजतंत्र को ही समाप्त कर दिया गया। इसके अंदर राजनीतिक क्लबवाद को बढ़ावा मिला, यानी 2 महत्वपूर्ण क्लब बन गए, एक जैकोबिन क्लब बन गया और एक कार्डिलिये क्लब है वो मुख्य रूप से था। कार्डिलिये क्लब के जो नेता थे मुख्य रूप से क्रांतिकारी, उसमें मारा, दांतों, हैबर्ड जैसे लोग थे। जैकोबिन क्लब क्योंकि एक जैकोबिन चर्च में ये लोग इकट्ठे होते थे इसीलिए इसको जैकोबिन क्लब के नाम से जानते हैं। उसके महत्वपूर्ण जो नेता थे वो रोबस्पियर थे। इसी तरह से जीरोंदिस्ट एक क्लब था। तो इस तरह से इन क्लबों के बीच में आपसी द्वेष हुआ, जिसको हम थोड़ा आगे भी चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण काम हुआ, फ्रांस का ऑस्ट्रिया और प्रसा से युद्ध शुरू हो गया 1792 में। फ्रांस में जो क्रांति का तेजी से प्रसार हो रहा था, यूरोप के अनेक देशों में राजतंत्र की अभी भी जड़ें जमी हुई थी। इस प्रश्न पर फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऑस्ट्रिया और प्रसा की हरकतों से परेशान होकर फ्रांस ने अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में प्रसा ने भी ऑस्ट्रिया का साथ दिया। चूंकि प्रसा और ऑस्ट्रिया, प्रसा जो बाद में जर्मनी के रूप में संगठित हुआ, यहाँ पर भी राजतंत्र था। जब फ्रांस के अंदर राजतंत्र के हालात खराब होते गए तो इन राजतंत्रात्मक देशों में फ्रांस के क्रांतिकारियों के खिलाफ एक आवाज़ उठने लगी। इसी कारण फ्रांस को ऑस्ट्रिया व प्रसा के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। राजतंत्र की समाप्ति, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था। फ्रांस की जनता के द्वारा 10 अगस्त 1792 को राजा के निवास स्थान यानी ट्यूइलरी के महल पर धावा बोल दिया गया। राजा और राज परिवार के सदस्यों ने भागकर विधान निर्माण सभा के पास शरण ली। वहां उनको अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे एक छोटे से कमरे में रखा गया, जहां वे लगभग 30 घंटे तक रहे। संविधान निर्मात्री सभा ने समय को भंग कर नेशनल कन्वेंशन के चुनाव की घोषणा की। इसी नेशनल कन्वेंशन को फ्रांस के नए गणतंत्र के संविधान के निर्माण का दायित्व सौंपा गया और राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव के लिए फ्रांस के सभी निवासियों को मत देने का अधिकार दिया गया और संवैधानिक राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। अब नेशनल कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ये फ्रांस का प्रथम गणतंत्र था। नेशनल कन्वेंशन क्रांतिकारी फ्रांस की तीसरी सभा थी जो 3 वर्ष तक यानी 1792 से 1795 तक अस्तित्व में रही।
राष्ट्रीय कन्वेंशन का मुख्य दायित्व था फ्रांस के गणतंत्रात्मक संविधान का निर्माण, जिसकी आवश्यकता राज्य के पदच्युत किए जाने के कारण पड़ी थी। तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना कर दी गई और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके गणतंत्र की स्थापना की गई। तो यही है कि फ्रांस के अंदर गणतंत्र की स्थापना होती है राष्ट्रीय कन्वेंशन के द्वारा, और फ्रांस है वो प्रथम एक तरह से गणतंत्रात्मक राष्ट्र है वो बन जाता है। लुई 16वें को प्राणदंड देने का भी कार्य हुआ। लुई 16वें पर फ्रांस के शत्रुओं से मिली भगत का आरोप राजा के ऊपर लगाया गया। नेशनल कन्वेंशन ने उस पर दिसंबर 1792 में मुकदमा चलाया, उसे सर्वसम्मति से दोषी पाया गया और मतदान के द्वारा बहुमत से उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को पेरिस के एक सार्वजनिक चौराहे पर लुई 16वें यानी फ्रांस के राजा का सिर गिलोटिन, जो कि एक यंत्र था, उसके द्वारा धड़ से अलग कर दिया गया। तो बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि राजा को प्राणदंड इसके द्वारा दे दिया गया। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राष्ट्रों का प्रथम संयुक्त गठबंधन 1793 में बना। जब राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन ने इस तरह के बड़े आदेश जारी किए और फ्रांस के राजा को भी मौत के घाट उतार दिया गया, तो यूरोप में एक तरह से इसके या कई राष्ट्रों में एक तरह जहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वहाँ बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ। लुई 16वें को मृत्युदंड दिए जाने से वे दुखी थे। तो 1793 में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, नेपल्स, ऑस्ट्रेलिया व पर्सा ने फ्रांस के विरुद्ध एक संयुक्त गठबंधन बनाया, जिसका उद्देश्य था राजा की हत्या करने वाले क्रांतिकारियों का दमन करना, और इसके कारण उनके बीच में एक लंबे समय तक एक संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब है जैकोबिन क्लब का वर्चस्व। जैकोबिन क्लब जिसकी हम बात कर रहे थे, धीरे धीरे फ्रांस के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत जैकोबिन क्लब का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। जीरोंदिस्ट क्लब को ये नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं। जैकोबिन और जीरोंदिस्ट ये दो महत्वपूर्ण क्लब थे पेरिस के अंदर। इन दोनों के बीच में बड़े स्तर के ऊपर आगजनी और हत्याएं जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। पेरिस की कम्यून ने इन दोनों के मध्य झगड़े मिटाने के लिए हिंसात्मक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया गया और 31 मई से 2 जून 1793 के मध्य जीरोंदिस्तों के खिलाफ हिंसात्मक विद्रोह का आयोजन किया गया। 60 तोपों के साथ 80,000 व्यक्ति शामिल थे और जैकोबिन नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे, और इस तरह से जीरोंदिस्तों को एक तरह से वो पराजित करने या पेरिस की कम्यून पर जैकोबिन अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रहे। 1793 में नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस की सर्वोच्च कार्य शक्ति एक नागरिक सुरक्षा कमेटी को सौंप दी, जिसके 9 एवं बाद में 12 सदस्य थे और इनमें जैकोबिन सदस्यों का प्रभाव था। इस तरह से जैकोबिन क्लब के जो लोग हैं वो जीरोंदिस्ट क्लब के लोगों को हटा करके सर्वेसर्वा बन गए। ये जैकोबिन क्लब का वर्चस्व है। फिर इसी जैकोबिन क्लब के सदस्य यानी अध्यक्ष रोबस्पियर के द्वारा आंतक का शासन यानी द राइन ऑफ टेरर की स्थापना की गई। तो इस तरह राइन ऑफ टेरर क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस के अंदर जब जीरोंदिस्तों को उखाड़ दिया गया तो जैकोबिन क्लब का वर्चस्व स्थापित हो गया, और इस जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो था रोबस्पियर। रोबस्पियर ने जीरोंदिस्तों के साथ साथ अपने विरोधियों का यानी अपने जैकोबिन क्लब के भी ऐसे सदस्य जो उसके साथ सहमत नहीं थे उनका सफाया करने के लिए जो 1793 से 1794 तक बड़े अभियान किए या उनको मौत के घाट उतारा, उसी को द राइन ऑफ टेरर या आंतक के शासन के नाम से जाना जाता है। इस कार्य के लिए 2 समितियां बनाई गई, एक सामान्य सुरक्षा समिति जिसको कमेटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता था, और दूसरा था क्रांतिकारी न्यायालय जिसको रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता था। आंतक के शासन के अंतर्गत जैकोबिन नेताओं ने राजतंत्रवादियों को, जीरोंदिस्तों को तथा गणतंत्र के प्रति अविश्वास रखने वाले चाहे वो अपने ही दल के सदस्य क्यों न हो, इनका बड़ी भारी मात्रा में क्रांतिकारी न्यायालय से मृत्युदंड दिलवाकर गिलोटिन के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस में आंतक के शासन द्वारा गिलोटिन के माध्यम से मारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 16,500 के लगभग थी। रोबस्पियर ने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी जैकोबिन नेता जैसे दांतों को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया।
इसके बाद 4 महीने तक रोबेस्पियर फ्रांस का सर्वेसर्वा बना रहा। एक दूसरे से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर पहुंचा दिया गया बाद में, यानी इसी रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर की मृत्यु हो जाती है 28 जुलाई 1794 को, जब उसको भी नेशनल कन्वेंशन के आदेश के तहत गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इस तरह से आम तक के शासन का समापन होता है। अब क्रांति की जो तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। जब अंत का राज समाप्त हो जाता है, नेशनल कन्वेंशन का शासन समाप्त हो जाता है और उनका शासन चलाने के लिए डायरेक्टरी का गठन किया जाता है, जिसमें पहले 3 और फिर बाद में एक तरह से 5 सदस्य होते हैं, जिसके अंतर्गत इसको फ्रांस का शासन चलाने का अधिकार सौंपा जाता है, जिसका पीरियड 1795 से 1799 के बीच रहता है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या निकलता है कि जो गणतंत्र है वो पतन के कगार पर पहुंच जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट जो एक मिलिट्री का अधिकारी होता है उसको अपने तानाशाही स्थापित करने का मौका इसी डायरेक्टरी के शासन में मिलता है। फ्रांस में डायरेक्टरी या निर्देशक मंडल का काल 1795 से 1790 के बीच रहता है। फ्रांस का गणतंत्र इस काल में पतनोन्मुखी हो जाता है, जिसके अंतर्गत सरकार की अक्षमता, उसके बुर्जुआ रुझान तथा सैनिकवाद के उत्कर्ष के कारण फ्रांस की क्रांति की मूलभूत भावनाओं का एक तरह से स्वर मंद पड़ जाता है। और 1799 में डायरेक्टरी के शासन की समाप्ति के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट है उसका सैनिक अधिनायकवाद समाज स्थापित हो जाता है। निर्देशक मंडल का कार्यकाल गुप्त योजनाओं और षड्यंत्रों का काल था, जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट के तानाशाही शासन काल की शुरुआत होती है। तो इस तरह से इन 10 सालों के पीरियड में फ्रांस की क्रांति इन 3 चरणों के माध्यम से गुजरती है और अंततः नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा तानाशाही शासन स्थापित करके इस क्रांति की मूल भावनाओं को कुचल दिया जाता है। अगले वीडियो में इसके बारे में कुछ और स्टडी करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।